नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और आज जिस विषय के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान की बेतुकी बातें। पाकिस्तान कहता है कि लाहौर में जितना भी प्रदूषण हो रहा है वो भारत की वजह से है। अब लाहौर में भारत की वजह से किस प्रकार से प्रदूषण हो रहा है और वाकई क्या ऐसा हो रहा है और पाकिस्तान ने ऐसे आरोप क्यों लगाए हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं एग्जैक्टली इशू क्या हो रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान ने लाहौर में धुंध की स्थिति बिगड़ने के लिए भारत से आने वाली जो हवाएं हैं उनको जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तान ने भारतीय अधिकारियों से मामले की गंभीरता को लेने से आग्रह किया है। पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत की बात करते हैं वहाँ पे राजधानी जो लाहौर है इसकी वायु गुणवत्ता सूचकांक सप्ताहांत में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। पिछले महीने से ही भारत की सीमा से लगे शहर लाहौर में वायु की गुणवत्ता लगातार खराब होती चली जा रही है। इसी के कारण विषैले ग्रे धुएं ने हजारों लोगों को बीमार किया है। इसमें मुख्य रूप से बच्चे एवं बुजुर्ग शामिल हैं। पंजाब पर्यावरण संरक्षण विभाग ने हमें ये भी बताया है कि हवा का पार्टिकुलेट मैटर 2.5 यानी कि छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो कि 2.5 माइक्रोन के होते हैं। ये आपकी श्वसन की नली से आपके लंग्स में चले जाते हैं, वहाँ अपने आप को लॉज कर लेते हैं। इससे भी छोटे जो सूक्ष्म पार्टिकल्स होते हैं वो आपकी रक्त प्रवाह की प्रणाली में भी चले जाते हैं। यहाँ पे PM 2.5 या सूक्ष्म कण पदार्थ की सांद्रता 450 के करीब पहुँच गई और इसी वजह से इसको खतरनाक भी माना जा रहा है। पंजाब के जो सूचना मंत्री हैं उन्होंने ये भी बताया है कि हवा की दिशा भारत से हवा में को पाकिस्तान में लाती है और फिर भी भारत इस समस्या को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहा है। इसके अलावा उन्होंने पंजाब राज्य के भारतीय पक्ष से इस मामले को गंभीरता से लेने के लिए बात की है। इससे पहले पंजाब की वरिष्ठ मंत्री ने भी कहा था कि प्रांत पाकिस्तान विदेश कार्यालय से भारत के साथ सीमा पार प्रदूषण का मुद्दा उठाने का अनुरोध किया जा रहा है। मंत्री ने यह भी दावा किया है कि अमृतसर और चंडीगढ़ से पूर्वी हवाएं एयर क्वालिटी इंडेक्स को बढ़ा रही हैं। इसके अलावा यहाँ बताया कि हवाएं कम से कम एक हफ्ते तक लाहौर की ओर बहती रहेंगी। भारत से लाहौर की ओर आने वाली धुएं को खतरनाक स्तर पर ले जा रही है। हवाएं कम से कम अगले हफ्ते तक लगातार ऐसी बनी रहेगी। बुजुर्गों और बच्चों के लिए खास खतरा बताया जा रहा है। स्विस समूह IQA और पाकिस्तान की जो प्रांतीय सरकार है उसने हाल ही में कुछ दुखद आंकड़े जारी किए हैं। अपने दुख के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है साफ साफ। इसके अलावा आंकड़ों में ये भी बताया गया है कि 2 नवंबर को लाहौर पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ वायु प्रदूषण था। वायु गुणवत्ता सूचकांक 1900 तक पहुंच गया जो कि बहुत ही खतरनाक है। IQA उसके बाद दुनिया की सबसे प्रदूषित शहरों की वास्तविक समस्या की सूची में लाहौर शीर्ष पर रहा। स्विस वायु गुणवत्ता रेटिंग एजेंसी IQA के अनुसार लाहौर में AQI सुबह 1067 था जो अंततः दिन में 1900 तक पहुंच गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा परिभाषित जो सीमा है कि किस प्रकार से वायु की गुणवत्ता मेंटेन होनी चाहिए लगभग 6 गुना अधिक थी उससे। इसके अलावा हानिकारक पार्टिकुलेट मैटर 2.5 प्रदूषकों की सांद्रता भी 450 से 610 तक पहुंच गई थी। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित मानी जाने वाली 24 घंटे की अवधि के लिए अनुशंसित 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की सीमा से 40 गुना अधिक रही है। दुनिया के जो हम शीर्ष 10 प्रदूषक क्षेत्र देखते हैं वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। शहरों की बात करते हैं, देशों की नहीं। विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में 134 देश, क्षेत्रों और प्रदेशों में 7,812 स्थानों का डेटा शामिल किया गया। इसमें से 2023-24 में चिंताजनक रुझानों की पहचान भी की गई। इसीलिए वायु प्रदूषण एक महत्वपूर्ण वैश्विक चिंता बन गया है। यह दुनिया के शीर्ष 10 प्रदूषित स्वच्छ शहर में से एक है। यहाँ पहला तो है कड़ी शांसा, ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है। दूसरे नंबर पे बीजिंग है, चीन। और तीसरे नंबर पर जैसे कि आप देख सकते हैं लाहौर पाकिस्तान है और लाहौर लगातार तीसरे स्थान पर लंबे समय से बना हुआ है। चौथे नंबर पे न्यूयॉर्क शहर है USA में। 5वें नंबर पे जकार्ता है इंडोनेशिया का। नंबर 6 पे दिल्ली आती है भारत से। 7 में साओ पाउलो है जो कि ब्राज़ील में स्थित है। 8वें नंबर पे शिकागो है USA का। 9th में हो ची मिन सिटी वियतनाम की और 10वें स्थान पर सेंटियागो चिली से है। इसके अलावा अगर हम बात करें वायु प्रदूषण की, इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने परिभाषित किया है। वायु प्रदूषण किसी भी रासायनिक, भौतिक या फिर जैविक एजेंट द्वारा आंतरिक या बाहरी वातावरण का संदूषण है जो वातावरण की प्राकृतिक विशेषताओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।
WHO के आंकड़ों के अनुसार दुनिया की 99% जो आबादी है ऐसे वायु में सांस लेती है जिसमें उच्च स्तर के प्रदूषण होते हैं तथा WHO के दिशा निर्देशों की सीमा से अधिक होते हैं, जिससे माफ कीजिएगा निम्न और मध्यम आय वाले देश में सबसे अधिक स्वास्थ्य जोखिम भी देखा गया है। वायु प्रदूषण के स्रोत बहुत सारे हैं, यातायात से लेके इंडस्ट्रीज, कारखाने, उद्योग, ये ऊर्जा सप्लाई करने वाले जो कि कोल जलाते हैं, कोल से ही ज़्यादातर थर्मल पावर आती है। साथ ही साथ धूल धक्कड़, खेती के तरीके और घर में इस्तेमाल होने वाली ऊर्जा भी एक प्रदूषक है। कूड़ा निपटान के तरीके, जिसमें हम कूड़ों को साइड लाइन्स पे जला देते हैं, पेवमेंट्स पे जला देते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा स्रोत है। बात करें अगर सबसे अधिकांश जो प्रदूषण होता है ये वाहन चलाने, साथ ही साथ बिजली के उत्पादन, तापन और उद्योगों में जीवाश्म ईंधन या लकड़ी के उपयोग से होता है। कई मानव निर्मित कारण हैं, वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्य से जो उत्पन्न होती धूल, कचरा जलाना, ये गंभीर प्रदूषण के कारण है। ये कण काले कार्बन, नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, अमोनिया या खनिज धूल से बने हुए होते हैं। कृषि एवं संबंध अगर बात करें इससे जो स्रोत है, कृषि भी खेती प्रदूषण का एक स्रोत है जिसमें पशुओं के गोबर से उर्वरक से अमोनिया उड़कर शहर में आते हैं और कण बन जाते हैं। इसके अलावा विशेष रूप से वसंत ऋतु में जब फसलें बोई जाती हैं, साथ ही साथ पराली जब जलाई जाती है, जो कि इस समय का सीज़न होता है, इस समय भी आप बहुत सारे प्रदूषक देखते हैं। स्पेशली दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली लैंडलॉक्ड है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ये सारे कृषि राज्य हैं, इनसे घिरा हुआ है। जब पराली जलाई जाती है तो यहाँ पे सारा धुआं स्थित हो जाता है। इसके अलावा प्राकृतिक स्रोत भी हैं, जैसे कि बाहरी वायु प्रदूषण के कुछ प्राकृतिक स्रोत है। धूल भरी आंधी, दिल्ली के आसपास थर्मल पावर प्लांट है और प्रदूषित हवा पड़ोसी शहर की ओर बढ़ती है इसी वजह से। इसके अलावा कई उद्योग उच्च सल्फर तेल का उपयोग कर रहे हैं जो कि अत्यधिक प्रदूषित है। ठोस कचरे के बड़े बड़े ढेर हैं। पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं अपने खेतों को अगली फसल के लिए तैयार करने के लिए मौसमी तौर पर अपनी फसल के अवशेष जलाते हैं। सर्दियों के दौरान हम लोगों को ठंड से बचने के लिए रात में आग जलाते हुए भी देखते हैं और इन्हीं सबसे वायु गुणवत्ता पर असर आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें वायु प्रदूषण से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, हार्ट डिजीज़, क्योंकि लंग्स आपके हार्ट के बहुत पास होता है, तो कोई भी डिजीज़ अगर लंग की होगी तो आपको हार्ट पे वो ज़रूर असर करेगी क्योंकि वही ब्लड आपके हार्ट में जा रहा है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, डायबिटीज़ से लेकर मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी हो सकता है। आर्थराइटिस, आँखों में जलन, क्रोनिक डिजीज़ और हाइपरटेंशन यानी कि बीपी का बढ़ना भी हो सकता है। इसके अलावा दुनिया में हर 10 में से 9 लोग प्रदूषित हवा में रह रहे हैं, यानी कि 90% जो पूरी पॉपुलेशन है दुनिया की वो प्रदूषित हवा में सांस ले रही है। इसके अलावा दुनिया में हर साल वायु प्रदूषण से करीब 42 लोगों की मौत भी होती है। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। अगर बात करें वायु प्रदूषण का किस प्रकार से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, मनुष्यों, जानवरों एवं पौधों की तरह पूरी पारिस्थितिक तंत्र में वायु प्रदूषण से नुकसान पहुंचता है। धुंध, स्मॉग क्या है? स्मोक और फॉग जब एक साथ मिलकर और धुंधले हो जाते हैं, जिसमें स्वास्थ्य में बहुत सारे रोग हो सकते हैं, सांस की बीमारी आ सकती है, विजिबिलिटी कम हो सकती है, आँखों में जलन, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के साथ साथ बाद में ये और भीषण बीमारी का भी रूप ले सकता है। ये सब स्मॉग से होता है। इसके अलावा यहाँ पे वायु प्रदूषण के कण अंततः पृथ्वी पर वापस गिरते हैं जो भी ऊपर जाते हैं। इससे एसिड रेन्स भी होती हैं। इसके अलावा यह युवा पेड़ों और अन्य पौधों को भी मार सकता है। जब सल्फ्यूरिक एसिड ये वाटर बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर से मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनती है, एसिड रेन कराती है, अम्लीय वर्षा कराती है, तो ये पेड़ों को भी नुकसान पहुँचाती है। हवा में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कण जब वायुमंडल में मौजूदा पानी और ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं तो अम्लीय वर्षा पैदा कर सकते हैं। ये वायु प्रदूषक ज़्यादातर कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों और मोटर वाहनों से आते हैं। जब अम्लीय वर्षा धरती पर गिरती है तो यह मिट्टी की संरचना को बदलकर पौधों को नुकसान पहुंचाती है। नदियां, झील और झरनों में पानी की गुणवत्ता को खराब करती है, फसलों को नुकसान पहुंचाती है, इमारतों और स्मारकों को खराब कर सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारी सरकारों ने, चाहे वो भारत की हो, पाकिस्तान की हो, वैश्विक स्तर पर हो, हमने कुछ यहाँ पे इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो वो देखते हैं पाकिस्तान की सरकार ने क्या किया है। यहाँ पे अगर बात करें तो पाकिस्तान सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए कई पहले ली हैं। हालांकि ये पहले प्रभावी परिणामों के लिए निरंतर निगरानी और सुधार की आवश्यकता भी रख रही हैं।
कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं। सबसे पहले हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना। यहाँ पे पाकिस्तान सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की योजना बनाई है कि 2025 तक 30% जो बिजली की मांग होगी वो नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित होगी। इसी तरह भारत के पास भी 2030 तक हमने कहा है कि 50% जो भी हमारी बिजली का उत्पादन होगा वो गैर जीवाश्म ईंधन नीतियों के थ्रू होगा। इसमें सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा ही नहीं होगी, साथ ही साथ इसमें ग्रीन हाइड्रोजन जैसी अलग अलग नीतियां भी शामिल हैं। इसके अलावा ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम भी है। पाकिस्तान सरकार ने ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य जंगलों की वृद्धि करना ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी प्रदूषक गैसेस को ये अपने अंदर संरक्षित कर सकें। इसके अलावा हमारे पास स्मॉग नियंत्रण के उपाय, हमारे पास यानी कि पाकिस्तान के पास स्मॉग नियंत्रण के लिए उपाय भी आए हैं। विशेष रूप से लाहौर में स्मॉग बहुत बड़ी समस्या है, सर्दियों में बढ़ जाती है। यहाँ स्मॉग के प्रसार को रोकने के लिए कृषि में पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही साथ किसानों को इसके लिए वैकल्पिक उपायों के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारी वाहनों के धुएं को नियंत्रित करने के लिए कठोर नियम भी लागू किए गए हैं। बात करते हैं किस प्रकार से भारत सरकार ने पहल ली है। हमने सबसे पहला अधिनियम इसके लिए 1981 में बनाया था, वायु प्रदूषण अधिनियम। यह अधिनियम वायु प्रदूषण को रोकने साथ ही साथ नियंत्रित करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का कानूनी ढांचा प्रदान करता है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम भी बनाया था। यह कार्यक्रम भारत में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक व्यापक और दीर्घकालिक योजना है। निरंतर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली के साथ साथ भारत ने CSIR NEERI द्वारा विकसित ग्रीन क्रैकर्स भी बनाए हैं ताकि आप दिवाली जैसे पर्वों को मनाएं, बिल्कुल फटाके फोड़े पर ये किसी भी प्रकार से पोल्यूशन ना करें। इसके अलावा अरावली की महान हरी दीवार यानी कि ग्रीन वॉल, यह एक विशाल वृक्षारोपण परियोजना है कि अरावली के आसपास हम वृक्षारोपण करेंगे ताकि ग्रीन वॉल लगे। इसका उद्देश्य अरावली पहाड़ियों को बहाल करना है और दिल्ली NCR क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करना है। दिल्ली जैसे कुछ राज्यों ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए स्मॉग टावर्स का निर्माण भी किया है। वायु प्रदूषण कम करने के लिए वैश्विक पहलें भी ली हैं। बहुत सारी पहलें हैं, देख लेते हैं। ये विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए ली गई हैं, वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए लागू की गई हैं। इसमें से एक है पेरिस जलवायु समझौता, जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज UNFCCC के अंतर्गत कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 के अंतर्गत 2015 में पेरिस जलवायु समझौते ने वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का लक्ष्य रखा है। यह जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण से जुड़े दोनों ही मुद्दों के समाधान के रूप में आया है। देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए कहा गया है। कार्बन न्यूट्रल पहलुओं को भी लागू करने की बात की है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन तो करिए, बट एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड को आपको वायुमंडल से हटाना भी है। चाहे आप फॉरेस्टेशन करके करिए, खूब सारे पेड़ लगाएं, या फिर आप एक और कार्य कर सकते, कुछ ऐसी तकनीक लेके आइए जिससे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड जैसी प्रदूषक गैसेस हमारे वायुमंडल में आई हैं उनको वापस से कैप्चर करके कहीं पे रिजर्व कर दिया जाए। कार्बन उत्सर्जन को कम करने से वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी। इसके अलावा WHO ने वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश भी निकाले हैं। ये एयर क्वालिटी गाइडलाइंस हैं जिसके थ्रू हर देश सुनिश्चित कर सकता है कि हमारी एयर क्वालिटी कितनी खतरनाक है और हमें इसे कैसे कम करना है। इसमें पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से लेकर सल्फर डाइऑक्साइड के लिए एक सुरक्षित सीमा निर्धारित की गई है कि अगर इसके परे चली गई है ये सीमा तो ये आगे खतरनाक देखी जा सकती है। देशों को इन सीमाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाने का काम किया है। यूनेप ने ब्रह्मपुत्र घाटी वायु प्रदूषण नियंत्रण पहल जैसी परियोजनाओं की शुरुआत की है जिससे देश को वायु प्रदूषण से निपटने के लिए तकनीकी मदद, वित्तीय संसाधन और नीति सुझाव भी मिलते रहते हैं। ग्लोबल एयर क्वालिटी इंडिया यह पहल भारत और चीन जैसे प्रदूषण को उच्चतम स्तर वाले देश में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विशेष रूप से कार्यरत है। यह पहल वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग करता है, डेटा को संग्रह करता है, प्रदूषण नियंत्रण उपायों पर ध्यान केंद्रित करता है। ब्लू स्काई इनिशिएटिव भी पहल मुख्य रूप से चीन, भारत और अन्य एशियाई देशों द्वारा ली गई है। इस पहल के तहत प्रमुख उद्योगों और ऊर्जा
क्षेत्रों में प्रदूषण उत्सर्जन को कम करने के लिए नई तकनीकों का उपयोग करने और सख्त पर्यावरणीय नियम लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी 1987 में ओजोन परत को बचाने के लिए लाया गया था कि कोई भी दूषित करने वाली गैस जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर में यूज़ होती हैं, उनको कम करना ताकि ओजोन परत का क्षरण ना हो। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। इससे संबंधित हम एक प्रश्न देख लेते हैं। पेरिस जलवायु समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2015 में पेरिस समझौते ने वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का लक्ष्य रखा है। यह जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण से जुड़े दोनों मुद्दों का समाधान प्रदान करेगा। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। धन्यवाद।